Hello everyone, welcome back to the channel. I hope you all are doing great. तो हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी के बारे में। तो क्रोमेटोग्राफी क्या है, हमें पता है कि क्रोमेटोग्राफी हमारी एक सेपरेशन टेक्निक है जो कि हमारे सैंपल के कंपोनेंट्स को सेपरेट करने में हेल्प करती है। तो अब मेरे को जो सेपरेशन कैरी आउट करनी है वो किसके बेसिस पे करनी है, चार्ज के बेसिस पे करनी है। ऐसा क्यों कह रही हूँ, क्योंकि देखो नाम ही इसका क्या है, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, यानी कि आयन वर्ड इसमें इंक्लूड है। और आयन्स हमें क्या पता है क्या होते हैं, हमारे चार्ज स्पीशीज़ होती हैं। ये हमारी क्या होते हैं, आपके चार्ज स्पीशीज़। तो ये जो स्पीशीज़ होती हैं ये आपके पॉजिटिवली चार्ज्ड भी हो सकती हैं हमारी, और ये आप नेगेटिवली चार्ज भी एग्जिस्ट करती हैं। जो पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पीशीज़ होती हैं उनको आप क्या बोलते हो, कैटायंस, और जो नेगेटिवली चार्ज होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एनायंस। कैटायंस जैसे कि आपके पास सोडियम पॉजिटिव हो गया, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव हो गया एंड सो ऑन, ये सब, इन सब को आप क्या बोलते हो, कैटायंस। और सल्फेट आयंस हो गए, फॉस्फेट हो गया, नाइट्रेट हो गया, नाइट्राइट हो गया, ये सारे हमारे क्या होते हैं, एनायंस हो जाते हैं। तो अब अगर इनके मिक्सचर को सेपरेट करना है मेरे को, या चार्ज्ड स्पीशीज़ को सेपरेट आउट करना है, तो उसके लिए जो क्रोमेटोग्राफी की टेक्निक हम यूज़ करते हैं उसको क्या बोलते हैं, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। और ये यहाँ पे लिखा भी हुआ है, देखो, सेपरेशन टेक्निक विच इज़ यूज टू सेपरेट दी चार्ज्ड स्पीशीज़। अब हमारे प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं जो, वो भी हमारे क्या होते हैं, चार्ज्ड स्पीशीज़ ही होती है वो वाली भी। तो उनके मिक्सचर को अगर मेरे को उनको प्योरीफाई करना है, या उनके लिए उनको डिफ्रेंशिएट करना है, सैंपल के अंदर मिक्सचर ऑफ प्रोटीन्स प्रेजेंट है या हमारे पास, तो उनको अगर मेरे को सेपरेट आउट करना है, तो उसके लिए जिस टेक्निक को हम यूज़ करेंगे वो क्या है, हमारी आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। ओके, तो अब किसी भी क्रोमेटोग्राफी टेक्निक के लिए हमारे पास क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, एक तो उसका स्टेशनरी फेज़, दूसरा उसका मोबाइल फेज़। तो जो आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी होती है इसके अंदर हमारा जो स्टेशनरी फेज़ है, यानी कि वो फेज़ जो कि आपका मूव नहीं कर सकता, वो क्या लेते हो आप, रेजिन्स लेते हो। रेजिन्स क्या होती हैं, आपकी बीड्स होती हैं जिनके ऊपर चार्ज प्रेजेंट होता है। ओके, और मोबाइल फेज़ क्या लेते हैं हम, बफर सोल्यूशन ली जाती है। बफर सोल्यूशन क्या होती है, एक ऐसी सोल्यूशन जो कि एसिडिक या बेसिक मीडियम के अंदर, यानी कि पीएच रेंज उसकी वेरी नहीं करती, एक एसिडिक या बेसिक मीडियम के अंदर वो पीएच एक पर्टिकुलर रेंज में ही वो रहती है। यानी कि अगर पीएच रेंज जो वेरी करनी भी है, तो सपोज 7.5 से लेके कोई एक सोल्यूशन लेके चलती हूँ मैं, उसकी रेंज जो रहेगी एसिडिक या बेसिक मीडियम में, अगर इसके अंदर हमने डाल भी दिया तो उसका पीएच जो है चेंज नहीं करेगा, इट मीन्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट पीएच रेंज। उसको सोल्यूशन को क्या बोलते हो आप, बफर सोल्यूशन बोला जाता है। ओके, तो उसको आप मोबाइल फेज़ के तौर पे यूज़ करने वाले हो। ओके, तो हम इसको कैसे करते हैं कि ये आपका मोबाइल फेज़ है जो कि आपकी बफर सोल्यूशन है, जो कि पीएच, जो कि एसिडिक या बेसिक मीडियम में आपके पीएच के चेंज को रेजिस्ट करती है, यानी कि वो चेंज नहीं होने देती, ऑलमोस्ट कांस्टेंट पीएच को वो मेंटेन करती है। ओके, और यहाँ पे हमारे पास ये मोबाइल फेज़ जो कि कॉनिकल फ्लास्क में हमने प्लेस करा हुआ है, ये आपका अटैच्ड होता है एक कॉलम के साथ। कॉलम के अंदर हम लोग क्या फिल करके रखते हैं, आपका स्टेशनरी फेज़ होता है, और स्टेशनरी फेज़ यहाँ पे आपका क्या है, रेजिन्स है। ठीक है, और ये जो कॉलम है हमारी, ये फर्दर किसके साथ कनेक्टेड होती है, एक डिटेक्टर के साथ, और डिटेक्टर फर्दर एक कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड होता है जो कि आपकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको दे देता है। ओके, तो अब जो ये रेजिन्स होती हैं, रेजिन्स है हमारे पास, मैंने क्या बोला, रेजिन्स हमारी चार्ज्ड बीड्स हो सकती हैं। ठीक है, तो चार्ज्ड बीड्स के ऊपर भी आप देखो, चार्ज हमारा नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। अगर हमारे रेजिन्स यानी कि बीड्स के ऊपर चार्ज आपका नेगेटिव है, रेजिन्स कैरी कर रही है नेगेटिव चार्ज, तो उसको क्या बोलते हो आप, कैटायन एक्सचेंजर बोलते हैं। और अगर आपके रेजिन बीड्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, उसको क्या बोलते हैं हम, एनायन एक्सचेंजर। और ये जो रेजिन बीड्स होती हैं, जैसे मान लो अभी हमारा कैटायन एक्सचेंजर है, मैंने बोला अगर मेरी बीड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो वो मेरी कैटायन एक्सचेंजर कहलाती है। अब नेगेटिव चार्ज एज इट इज़ तो एग्जिस्ट कर नहीं सकता, उसके साथ कुछ ना कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन दिखाता हुआ ऑपोजिट चार्ज तो प्रेजेंट होगा। तो यानी कि अगर हमारे
रेजिन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, उसके साथ कुछ एक ग्रुप अटैच्ड होगा जो कि पॉजिटिव चार्ज कैरी करने वाला है, उसको आप क्या बोलते हो, फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है ये मेरा। ओके और एनायन एक्सचेंजर के अंदर क्या प्रेजेंट होती है, हमारी जो रेजिन बीड होती है उसके ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज होता है, बट उसके साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन दिखाता हुआ एक ग्रुप प्रेजेंट होता है जो कि आपका क्या है, फंक्शनल ग्रुप होता है। ठीक है, और कैटायन एक्सचेंजर की हमारे पास एग्जाम्पल है सोडियम जियोलाइट, और एनायन एक्सचेंजर के लिए हमारे पास एग्जाम्पल है डोलोमाइट। ओके, तो इनके अंदर एक्चुअली होता क्या है, जो हमारी क्या कहते हैं रेजिन्स होती है ना, इनके अंदर एक ये हाइड्रोकार्बन की चेन है, ऊपर क्या होते हैं आपके पास यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट है, जैसे कि मान लो ये सल्फेट के आयंस प्रेजेंट है, इसके साथ ये आपके सल्फेट के आयंस प्रेजेंट है। तो ये जो है ये आपकी रेजिन बीड हो गई, रेजिन बीड्स मान लो इसकी बनी हुई है वो हमारे पास। अब इसके साथ इस सल्फेट आयन के साथ इंटरैक्शन दिखाता हुआ कोई भी एक ऑपोजिट चार्ज स्पीशीज़ प्रेजेंट होंगी, मान लो सोडियम आयंस प्रेजेंट है, तो इस केस में क्या होगा, जो नीचे वाली हाइड्रोकार्बन की चेन है जिसके ऊपर सल्फेट ग्रुप्स हमारे अटैच्ड है, ये क्या होती है, एक परमानेंट लेयर होती है इसकी, परमानेंट, और जो ऊपर फंक्शनल ग्रुप्स अटैच्ड होते हैं ये जो है टेम्परेरली अटैच्ड होते हैं इसके साथ, टेम्परेरली। तो ये सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन दिखा रहा है हमारे पास। तो ये बेसिकली आप उसका स्ट्रक्चर देख सकते हो कि रेजिन ऐसे होती है। तो अब मेरी जो रेजिन है उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ रहा है, फंक्शनल ग्रुप्स जो सल्फेट आयंस परमानेंट लेयर प्रोवाइड कर रहे हैं, ये नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है। तो यानी कि मेरा रेजिन इस केस में क्या हो गया, नेगेटिवली चार्ज। तो इसको आप क्या बोलोगे, ये मेरा क्या है, एक कैटायन एक्सचेंजर है। तो अब हम इसको कैटायन एक्सचेंजर क्यों बोल रहे हैं या एनायन एक्सचेंजर क्यों बोल रहे हैं वो हम देखेंगे थोड़ी देर में। और हम क्या कर सकते हैं, इन रेजिन्स को आप क्लासिफाई कर सकते हो एज स्ट्रॉन्ग या वीक रेजिन्स भी बोला जा सकता है। किस बेसिस के ऊपर, जो कि वो जो पीएच वेरिएशन यानी कि कितने पीएच रेंज के अंदर वो वेरिएशन दिखा रहा है उसके बेसिस पे आप इसको स्ट्रॉन्ग या वीक आप इसको क्लासिफाई कर सकते हो। ये उसके कुछ एग्जाम्पल्स दी हुई है। ओके, तो अब हम चलते हैं कि हम प्रोसेस करवाते कैसे हैं इसकी। तो पहले आपके पास क्या आया, यहाँ पे मोबाइल फेज आ रहा था जो कि है आपके पास बफर सोल्यूशन। इसके अंदर क्या करते हो, आपने सैंपल को मिक्स करा हुआ है। ओके, तो मान लो अब मेरे पास, मैं प्रोटीन के सैंपल को प्योरीफाई करना चाहती हूँ। प्रोटीन का सैंपल ले लेते हैं जो कि क्या कैरी कर रहा है, आपका नेगेटिव चार्ज कैरी कर रहा है। तो मैंने क्या करा, इस नेगेटिव चार्ज वाले प्रोटीन को बफर सोल्यूशन के साथ मिक्स कर दिया और इस कॉलम के अंदर मैंने उसको लोड कर दिया। तो अब क्या होगा, जब मैंने इसके अंदर मैं इसको डाल रही हूँ, तो अब जो मेरा एनायन एक्सचेंजर प्रेजेंट है, तो अब मैंने एनायन एक्सचेंजर के अंदर क्या प्रेजेंट है, मेरी रेजिन बीड्स तो पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रही हैं और इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन दिखाते हुए मेरे पास नेगेटिवली चार्ज्ड फंक्शनल ग्रुप्स अटैच्ड है। तो जैसे ही प्रोटीन ऊपर से आएगा तो नेगेटिव चार्ज वाले प्रोटीन्स क्या करेंगे, ये जो नेगेटिवली चार्ज्ड फंक्शनल ग्रुप्स थे जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन से रेजिन बीड के साथ जुड़े हुए थे, अब ये उसको रिप्लेस कर देंगे, यानी कि इन नेगेटिवली चार्ज्ड फंक्शनल ग्रुप्स की जगह पे अब मेरा क्या दिखाएगा, रेजिन बीड के साथ इंटरैक्शन दिखाने अब प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। ओके, तो उसमें हो क्या रहा है, आप देख क्या रहे हो कि आपकी जो नेगेटिवली चार्ज्ड स्पीशीज़ थी जो कि फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट थे इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन दिखाते हुए, वो रिप्लेस हो रहे हैं दूसरे नेगेटिव चार्ज के साथ जो कि किसके ऊपर प्रेजेंट है, आपके प्रोटीन यूनिट्स के साथ प्रेजेंट है। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, एनायन एक्सचेंजर, क्योंकि यहाँ पे एक्सचेंज किसका हो रहा है, हमारे पास एनायंस का एक्सचेंज हो रहा है। नेगेटिव चार्ज जो फंक्शनल ग्रुप्स थे वो आपके नेगेटिवली चार्ज्ड प्रोटीन सैंपल के मॉलिक्यूल्स के साथ रिप्लेस हो रहे हैं। और यही अगर मैं यहाँ पे कैटायन एक्सचेंजर लेके आती तो उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता, आपके पास नेगेटिवली चार्ज्ड रेजिन बीड्स होते और पॉजिटिवली चार्ज्ड फंक्शनल ग्रुप्स होते। तो उसमें से अगर हम प्रोटीन सैंपल पॉजिटिवली चार्ज्ड वाला लेके आते और वो उसके ऊपर डालते तो फंक्शनल ग्रुप जिसके ऊपर क्या था आपका पॉजिटिव चार्ज, वो वाले आयंस रिप्लेस हो रहे हैं हमारे, तो इसीलिए उसको क्या बोल दोगे आप, ये मेरी कैटायन एक्सचेंजर है। तो यहीं से नाम आया है, क्योंकि आपके सैंपल के अंदर सैंपल क्या कर रहा है, रिप्लेस कर रहा है आयंस को जो कि फंक्शनल ग्रुप्स अटैच्ड हैं आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन से रेजिन बीड्स के साथ रिप्लेस हो रहे हैं
दूसरे वाले चार्ज स्पीशीज़ के साथ, उसके बेसिस पर ही हम इसको कैसे कहते हैं कैटायन एक्सचेंजर। अगर तो कैटायंस रिप्लेस हो रहे हैं तो कैटायन एक्सचेंजर, अगर एनायंस का एक्सचेंज हो रहा है तो एनायन एक्सचेंजर उसको बोल देते हैं। तो अब हम देखते हैं कि हम लैब में इस प्रोसेस को कैरी आउट कैसे करते हैं। तो इसमें सबसे पहला स्टेप क्या होता है, इक्विलिब्रेशन का स्टेप होता है। उसमें क्या करते हैं, हम एक अकेली बफर सोल्यूशन लेके आते हैं जो कि हमारा मोबाइल फेज़ है। अभी हमने इसमें सैंपल को मिक्स नहीं करा है, खाली बफर सोल्यूशन है, ओनली बफर सोल्यूशन इज टेकन, और उसको आप रन करते हो कॉलम के अंदर से। तो उसको आप जब कॉलम के अंदर से रन करोगे और डिटेक्टर उसको डिटेक्ट करेगा और कंप्यूटर उसके ऊपर ग्राफ आएगा उसके ऊपर। तो वो ग्राफ में जब आपको एक ये स्ट्रेट लाइन ऐसे दिखने लग जाए, इसका मतलब क्या है कि आपका जो कॉलम है इक्विलिब्रेट हो चुकी है, उस इक्विलिब्रेशन की प्रोसेस आपने कैरी आउट करवा दी है। और ये आपको क्या डिपिक्ट करेगा कि अगर ये स्ट्रेट लाइन आ रही है, इस लाइन को बोलते हैं बेस लाइन, और ये डिपिक्ट ये करेगी कि आपका जो कॉलम है ना वो कम्प्लीटली पैक्ड है। यानी कि कॉलम की पैकिंग करनी हमें पहले बहुत ज़रूरी होती है कि हम सैंपल को लोड करें उससे पहले। तो ये जो बेस लाइन है उसी को डिपिक्ट करेगी कि आपका कॉलम कम्प्लीटली पैक हो चुका है। तो अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, आपके पास जो बफर सोल्यूशन था उसके अंदर अब आपने क्या करा, सैंपल को मिक्स कर दिया और उसको क्या करोगे, आप लोड कर दोगे कॉलम के ऊपर। ओके, तो यही स्टेप है हमारा लोडिंग ऑफ दी सैंपल, यानी कि हमने अब बफर सोल्यूशन में सैंपल को मिक्स करके कॉलम के ऊपर चढ़ा दिया, यानी उसकी लोडिंग कर दी। तो अब क्या करेंगे, अब जब सैंपल को मैंने लोड कर दिया, जिस सैंपल को मान लो मेरे को प्योरीफाई करना है, प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल्स हैं काफ़ी सारे उसके अंदर प्रेजेंट है, या इम्प्योर प्रोटीन का सैंपल है मेरे पास, मैं चाहती हूँ कि मेरा प्रोटीन का सैंपल क्या हो जाए, प्योर हो जाए। तो अब उसके अंदर जब मैंने सैंपल को इस कॉलम के अंदर लोड करा तो इम्प्योरिटीज़ भी हैं और मेरे पास मेरा प्रोटीन जो कि मेरे को डिज़ायर्ड है वो वाला भी इसके अंदर प्रेजेंट है ना। तो अब हम क्या करेंगे, लोडिंग करने के बाद अब हम प्रोसेस करवाते हैं किसकी, वॉशिंग की। वॉशिंग के अंदर हम क्या करवाते हैं कि आप जो अब अकेला बफर सोल्यूशन को रन करवाना है। तो पहले स्टेप में इक्विलिब्रेशन में भी अकेला बफर सोल्यूशन को रन करवाया था, सेकंड स्टेप लोडिंग में हमने सैंपल को मिक्स कर दिया था, अब थर्ड स्टेप वॉशिंग में भी अकेले आप बफर सोल्यूशन को इसके ऊपर से कॉलम के अंदर से रन करवाएंगे। तो उसके साथ क्या होगा, जो अनवांटेड पॉल्यूटेंट्स प्रेजेंट है या जो चीज़ हमारे पास डिज़ायर्ड नहीं है वो हमारी क्या हो जाएगी, बाहर निकलने, वो इस कॉलम से बाहर निकलने लग जाएगी। और आपको वो चीज़ डिटेक्ट कैसे होएगी, वो आपके कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर आपको दिखेगी। जैसे ही ये पीक आनी स्टार्ट हो जाएगी तो आप पीक आपको दिखनी स्टार्ट हो गई, तो आप क्या करोगे, एक कलेक्टिंग ट्यूब लेकर आओगे, उस ट्यूब में आप क्या करोगे, उस अनवांटेड जो मॉलिक्यूल्स थे उसको आप कलेक्ट करना स्टार्ट कर दोगे। तो जैसे ही आपको ये पीक जब तक आपको पीक दिख रही है आप उसको कलेक्ट करते जाओगे, और जैसे ही पीक दिखनी बंद हो गई तो यानी कि आपने अनवांटेड मॉलिक्यूल्स को उसमें से कलेक्ट कर लिया है। तो यही प्रोसेस हम करवाते हैं वॉशिंग के अंदर। तो अब हमारे सैंपल में से अनवांटेड मॉलिक्यूल्स हमारे क्या हो चुके हैं, रिमूव हो चुके हैं। तो अब डिज़ायर्ड हमारे कॉलम के अंदर बचेगा क्या, एक जो रेजिन बीड्स है जिसके ऊपर हमारे प्रोटीन्स जिनको आप चाहते हो सेपरेट करना, सिर्फ वही वाले उसके ऊपर अटैच्ड है। तो अब हम क्या चाहते हैं कि हमें प्योर सैंपल उसका मिल जाए, यानी कि आपको क्या करवानी है, इल्यूशन की प्रोसेस करवानी है कि प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स को आप बाहर निकाल पाओ। तो उसके लिए आप क्या यूज़ करते हो, मोबाइल फेज, उसमें आप या तो सॉल्ट सोल्यूशन यूज़ कर सकते हैं या पीएच सोल्यूशन को यूज़ किया जाता है। तो यही वही होगा, आपके पास ये ग्राफ पे आपको लाइंस दिखनी स्टार्ट हो जाएंगी जैसे ही आप उसमें सॉल्ट सोल्यूशन या पीएच सोल्यूशन, जो पीएच एक बफर सोल्यूशन को, यानी एक पर्टिकुलर पीएच की बफर सोल्यूशन को आप उसमें से डालोगे, आपको पीक दिखनी स्टार्ट हो जाएगी। अब जैसे ही पीक दिखनी स्टार्ट हुई, आपने ट्यूब में, अपनी कलेक्टिंग ट्यूब में आपने सैंपल को, प्योर वाले को कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। अब जितनी देर तक आपको पीक दिख रही है आप उस सैंपल को कलेक्ट कर रहे हो, जैसे पीक दिखनी बंद हो जाती है आप उस सैंपल को कलेक्ट करना बंद कर देते हो। तो यानी कि आपके पास प्योर सैंपल आ चुका है। तो यानी कि जो पहला स्टेप था हमारा, उसमें हमने क्या कराया, इक्विलिब्रेशन, जिसके अंदर आपने अकेला बफर सोल्यूशन को रन करा। सेकेंड स्टेप में आपने उसकी लोडिंग करवाई, यानी कि बफर सोल्यूशन में सैंपल को भर के कॉलम के ऊपर चढ़ा दिया, हमने उसकी लोडिंग कर दी।
फिर हमने क्या करा, अकेला बफर सोल्यूशन लेके उसकी वॉशिंग करवा दी ताकि अनवांटेड जो प्रोटीन के सैंपल्स थे वो आपके रिमूव हो जाएं उसके अंदर से. ओके, देन द लास्ट स्टेप वुड बी एल्यूशन विच इज़ कैरिड आउट यूजिंग योर सॉल्ट सोल्यूशन और दी पीएच सोल्यूशन. अब हम बोल तो रहे हैं कि पीएच सोल्यूशन का वेरी करना है हमारे पास, पीएच बफर का आप सिलेक्ट कैसे करोगे और पीएच आपने उसके अंदर कैसे कैसे लेना है वो हम देखते हैं. अब हम डिस्कस क्या कर रहे थे, हमारे पास प्रोटीन के सैंपल को सेपरेट आउट करना या प्रोटीन के सैंपल को प्योरीफाई करना. तो हमें पता है जो प्रोटीन्स किसके बने होते हैं हमारे पास, अमीनो एसिड्स के, राइट, अमीनो एसिड्स के बने होते हैं. जो अमीनो एसिड्स होते हैं वो हमारे ज्विटर-आयनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं. व्हाट डू यू मीन बाय दिस ज्विटर-आयनिक फॉर्म? दिस इज द ज्विटर-आयनिक फॉर्म ऑफ एनी अमीनो एसिड. तो जिसके ऊपर क्या प्रेजेंट है, अब ये हमारे पास बेसिकली ये ऐसे प्रेजेंट होती है COOH और यहाँ पे NH2 ग्रुप अटैच्ड होता है और यहाँ पे R जो है फंक्शनल ग्रुप आपका वेरी करता रहता है. इस R की वेरिएशन के ऊपर आपने देखा होगा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स होते हैं हमारे पास, जैसे कि ग्लाइसिन, एलानिन, वैलिन, ल्यूसिन, तो बहुत सारी वैरायटी आप उसमें से देखते हो. ओके, तो अब ये क्या होता है, एसिडिक है, COOH एसिडिक इन द नेचर है, तो ये अपने इस H पॉजिटिव को लूज़ कर देता है और अमीन ग्रुप जो है लोन पेयर अपना प्रेजेंट होता है तो ये इस H पॉजिटिव को गेन कर लेता है और ये न्यूट्रल फॉर्म में जो है वो इस फॉर्म में हमारे अमीनो एसिड्स जो है वो एग्जिस्ट करते हैं, जिसको आप क्या बोलते हो, न्यूट्रल फॉर्म में एग्जिस्ट करे, जिसको आप ज्विटर-आयनिक फॉर्म बोलते हो. ओके, तो जो जिस pH रेंज के ऊपर हमारे जो ज्विटर-आयनिक फॉर्म में हमारे अमीनो एसिड्स एग्जिस्ट करते हैं उसको क्या बोलते हो आप, PI, जिसको आप क्या बोलते हो, आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट, आइसो इलेक्ट्रॉनिक या आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट आई गेस बोलते हैं, सॉरी फॉर दैट, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट यानी कि वो पॉइंट जहाँ पे आपका वो pH वैल्यू जहाँ पे आपका जो अमीनो एसिड है वो न्यूट्रल फॉर्म में एग्जिस्ट करने वाला है. तो अब आप इस जब आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट से जब आप इसको वेरी करवाओगे, जब आप इसको हाई pH रेंज के ऊपर जब हम लेके जाएंगे, हाई pH का मतलब यानी कि आपने H पॉजिटिव की कंसनट्रेशन को क्या कर दिया, डिक्रीज़ कर दिया है, या OH की कंसनट्रेशन को हमने बढ़ा दिया है. तो अब मेरे अमीनो एसिड के ऊपर या प्रोटीन सैंपल के ऊपर कौन सा चार्ज डेवलप हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज. और जब आप pH को कम करते हो यानी कि आपने H पॉजिटिव की कंसनट्रेशन को बढ़ा दिया तो तब आपका जो अमीनो एसिड है वो पॉजिटिव फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, पॉजिटिव चार्ज उसके ऊपर डेवलप हो जाएगा, राइट. तो यानी कि आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट था हमारे पास अमीनो एसिड्स में, हम हाई pH पे गए तो वो नेगेटिव चार्ज डेवलप कर लेगा और लो pH के ऊपर उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा. ओके, तो अब हम क्या कर रहे हैं, तो जब आप सैंपल को लोड करते हो तो आपको इस pH का ही इस आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट का ही हम यूज़ करते हैं. कैसे, मैं बताती हूँ अभी. तो मान लो अब मेरे पास कोई एक प्रोटीन का सैंपल है जिसका आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट जो है वो 3 है. तो अब मैं क्या यूज़ कर रही हूँ, यहाँ पे कॉलम के अंदर है मेरे पास एनायन एक्सचेंजर प्रेजेंट है, एनायन एक्सचेंजर प्रेजेंट है यानी कि मेरे रेजिन बीड्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होगा और फंक्शनल ग्रुप क्या है मेरे पास, नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, राइट. तो अब मेरे को क्या करना है, ऐसे सैंपल को लेके आना है जिससे ये मेरा नेगेटिव चार्ज रिप्लेस हो जाए उस प्रोटीन के सैंपल के साथ जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज. तो मेरा अल्टीमेट मोटिव क्या हो गया कि मेरे को किसी तरह प्रोटीन के सैंपल के ऊपर नेगेटिव चार्ज लेके आना है. तो अब अगर मैं एक pH सोल्यूशन ले लेती हूँ 4, यानी कि आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट से वो pH तो है वो मेरी अब ज़्यादा है, तो इसमें क्या होगा, मेरा जो अमीनो एसिड्स हैं अमीनो एसिड्स मेरे जो है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएंगे, राइट. तो अभी इस नेगेटिवली चार्ज वाले को हम क्या करेंगे, सैंपल के अंदर जो कॉलम के अंदर हमारा जो सैंपल है वो उसको आप लोड करोगे, यानी कि आपके पास नेगेटिवली चार्ज आपने डेवलप कर लिया. तो इसी चीज़ का यानी कि हमारे पास आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट का हमें पता था कि वो इस पॉइंट पे न्यूट्रल फॉर्म में एग्जिस्ट करने वाला है, तो इसीलिए हमने उसका फ़ायदा उठाया, pH को वेरी करवाया और सैंपल को क्या कर दिया, कॉलम के अंदर हमने लोड कर दिया. ओके, तो अब जो पहला स्टेप था वो तो हमें क्लियर था कि इक्विलिब्रेशन करवा रहे थे, लोडिंग कर दी सैंपल की नेगेटिवली चार्ज, उसके बाद है वॉशिंग करवा दी, बफर सोल्यूशन अकेला रन करवा के. अब क्या है, एल्यूशन करवानी है जब, तो एल्यूशन के लिए अभी हमने अब देखा था कि 2 चीज़ों का यूज़ कर सकते हो आप, या तो एक सॉल्ट सोल्यूशन या दूसरी हमारी क्या है,
पीएच। तो अब सॉल्ट सोल्यूशन में क्या होएगा, जब आपके पास अब सैंपल, अब कॉलम के अंदर क्या है, आपके पास अकेला रेजिन बीड प्रेजेंट है और उसके साथ मेरा प्रोटीन का सैंपल जिसको मेरे को एल्यूट करवाना है वही चीज़ प्रेजेंट है। तो अब इसमें सॉल्ट की कंसनट्रेशन को हम लोग क्या करते हैं, वेरी करते हैं। सॉल्ट कंसनट्रेशन इज़ वेरिड। तो उससे क्या होगा कि जो सबसे पहले सैंपल के अंदर क्या होंगे, जो लूजली बाउंड उस रेजिन के साथ प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स होंगे, पहले वो वाले एल्यूट आउट होंगे। आपको पता कैसे चलेगा कि एल्यूशन प्रोसेस हो रही है, इसी के अंदर ही, इस ग्राफ के अंदर ही आपको पीक दिखनी स्टार्ट हो जाएगी। जब पीक दिखनी शुरू हो तो आप उसको कलेक्ट करना स्टार्ट कर दो, जब पीक दिखनी बंद हो जाए तो वहाँ तक आपने उसको रोक देना है। तो ठीक है, अब जैसे ही फिर उसके बाद पहले सॉल्ट की कंसनट्रेशन पहले मैंने अगर कम ली हुई थी तो पहले लूजली बाउंड वाले प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स बाहर आ गए। फिर जब मैं कंसनट्रेशन को सॉल्ट की बढ़ा देती हूँ तो मेरे जो टाइटली बाइंड थे रेजिन के साथ प्रोटीन के सैम्पल्स, वो मेरे क्या हो जाएंगे, बाहर आने स्टार्ट हो जाएंगे, यानी कि उनकी एल्यूशन प्रोसेस आप करवा सकते हो। तो इसके साथ आपने क्या करा, सॉल्ट ग्रेडियंट को बेसिकली यूज़ करके, यानी कि सॉल्ट की कंसनट्रेशन को वेरी करवा के आपने अपने प्रोटीन के सैंपल को प्योरीफाई कर लिया। दूसरा क्या है आपके पास, पीएच। तो पीएच रेंज को भी हम क्या करना है, वेरी करना है। अब हमारे पास क्या था, अकेला रेजिन बीड है और प्रोटीन का सैंपल जो था उसके साथ जुड़ा हुआ था। अभी प्रोटीन क्या है मेरा, नेगेटिवली चार्ज्ड है, राइट। तो अब मेरे को क्या करना है, अब मैं किसी तरीके से अगर मैं पीएच रेंज जो है मैं उसके आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट वाली अब डाल देती हूँ, यानी कि मेरे जो एल्यूशन प्रोसेस के दौरान मैंने उसके अंदर जो मोबाइल फेज अब डाला वो मेरा आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट वाला था, पीएच सोल्यूशन प्रोवाइड कर देती हूँ। उसके साथ क्या होएगा, मेरा जो प्रोटीन जो कि पहले मेरा नेगेटिवली चार्ज रेजिन के साथ बाउंड था, अब उसकी जब पीएच चेंज कर दिया तो वो भी अपना नेचर को चेंज कर लेगा, यानी कि वो न्यूट्रल फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। अब जब उसके पास कोई चार्ज ही प्रेजेंट नहीं है तो वो क्या हो जाएगा, रेजिन बीड से अलग हो जाएगा और आप उस सैंपल को एल्यूट आउट करवा सकते हो। ओके, सो दिस इज़ द होल प्रोसेस कि जैसे आप ये आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी को यूज़ करते हो प्योरिफिकेशन ऑफ एनी सैंपल के लिए। सो लेट अस जस्ट रिकॉल वंस हाउ वी आर गोना परफॉर्म दिस। First one will be your equilibration step, in which we are gonna run only the buffer solution, right? जो आपके baseline develop हो जाएगी, baseline depict करेगी कि आपका कॉलम completely packed है। उसके बाद बफर सोल्यूशन के अंदर आपने सैंपल को मिक्स करा, उसके अंदर जो बफर सोल्यूशन के अंदर जो पीएच है आपको किस पे डिपेंडेंट लेनी है, उसके आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट के ऊपर आपने उसको वेरी करवाना है। फिर उसके बाद आप क्या करवाओगे, उसकी वॉशिंग करवा दोगे बफर सोल्यूशन को पास आउट करके, जिससे क्या होगा, आपके जो अनवांटेड वाले प्रोटीन मॉलिक्यूल्स थे जो कि आपको नहीं चाहिए वो आप एल्यूट आउट करवा सकते हो। फिर आप क्या करोगे, आप एल्यूशन की प्रोसेस कैरी आउट करवाओगे। वो आप दो तरीक़ों से करवा सकते हो, या तो आप सॉल्ट सोल्यूशन जिसके अंदर आप सॉल्ट की कंसनट्रेशन को वेरी करवाओगे, या आप क्या करवा सकते हो, पीएच सोल्यूशन आप लेके आ जाओ। अब बफर सोल्यूशन जो है उसका पीएच आप उसके आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट के जितना ही रख लो, ताकि मेरा जो बाउंड वाला रेजिन के साथ अब जो प्रोटीन सैंपल था वो न्यूट्रल फॉर्म में चला जाए और उसको आप एल्यूट आउट करवा सको। ओके, और जो मेन चीज़ है यहाँ पे जो आपने ये ग्राफ प्लॉट कर लिया, ये ग्राफ जो है बेसिकली आपका होता है एब्जॉर्बेंस वर्सेस द टाइम, या नीचे आप वॉल्यूम लेते हो। ये जो टाइम होता है वो आपका क्या होता है, रिटेंशन टाइम, यानी कि टाइम जितने टाइम के लिए हमारा बफर सोल्यूशन कॉलम के अंदर प्रेजेंट था उसको आप क्या बोलते हो, रिटेंशन टाइम। या वॉल्यूम क्या होता है कि अमाउंट ऑफ द बफर सोल्यूशन जो कि आपने यूज़ करा है उसको आप नीचे एक्स एक्सिस पे लिया जाता है। तो जो एरिया होता है ना, ये जो पीक्स डेवलप हो रही हैं अब हमारी, अब इन पीक्स का जो एरिया होता है, इन पीक्स के एरिया से आपको किसका आप यूज़ कर सकते हो टू फाइंड द कंसनट्रेशन ऑफ द प्रोटीन्स, आप कि कितनी अमाउंट में मेरा प्रोटीन सैंपल प्रेजेंट था उसको आप निकाल सकते हो। ओके, तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, एंड लेट अस नाउ सी द एप्लीकेशन पार्ट ऑफ दिस। दैट मीन्स कि कहाँ पे ये वाली आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी का हम यूज़ कर सकते हैं, आप डे टू डे लाइफ में भी यूज़ कर सकते हो। जैसे कि प्योरिफिकेशन ऑफ प्रोटीन सैंपल्स, ये तो हमने देख लिया कि चार्ज स्पीशीज़ को हमने प्रोटीन सैंपल्स ही कंसीडर करा, तो उसको आप कैसे प्योरीफाई कर रहे हो। दूसरा आप क्या यूज़ कर सकते हो,
टू रिमूव द हार्डनेस ऑफ द वाटर। हमें पता है कि पानी के अंदर कुछ पानी होता है, जैसे हमें लगता है कि खारा पानी है, ये इसको आप क्या बोलते हो, हार्ड वाटर है। वो हार्ड वाटर क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर आयंस प्रेजेंट होते हैं हमारे, जैसे कि कैल्शियम या मैग्नीशियम के आयंस प्रेजेंट होते हैं। तो अब आप इन्हीं आयंस को रिमूव करवा सकते हो, राइट। तो उनको रिमूव करने के लिए हम जो है कैटायन एक्सचेंजर का यूज़ करेंगे अब, यानी कि इम्प्योर सैंपल आपके पास यहाँ पे वाटर हो गया, उसको आप जब इसमें से कैटायन एक्सचेंजर से पास कराओगे तो आपके कैटायंस और कैटायंस जो थे कैल्शियम और मैग्नीशियम के, वो आपके रिप्लेस हो जाएंगे। तो आपका हार्ड वाटर जो था वो अब सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। थर्ड एग्जाम्पल है हमारे पास, थर्ड एप्लीकेशन है वो ड्रिंकिंग वाटर एनालिसिस कर सकते हैं, यानी कि वही सैंपल है हमारे पास पानी का, उसको आपको प्योरीफाई करना है। उसके अंदर जो पॉल्यूशन या कंटेमिनेंट्स प्रेजेंट है, उसके अंदर कैटायंस और एनायंस की वजह से जो कि इम्प्योरिटीज़ आ रही हैं, उसको आप सेपरेट आउट कर सकते हो यूजिंग दिस क्रोमेटोग्राफी। सो दैट इज़ इट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड इफ़ you understood the concept behind this, then do like the video and do subscribe to the channel so that you can get to know about the more upcoming videos. So I hope this much is clear. So we'll meet you in the next video with the next topic. Thank you so much.